चलिए हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी और ठंडे कोने में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो हमारे सूरज से इतनी इतनी ज्यादा दूर है कि वहां तक रोशनी पहुंचने में भी 5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां इतनी ठंड है कि हवा भी जम जाती है। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। पता है कितना ठंडा? -230 डिग्री सेल्सियस। अरे ये इतनी ज्यादा ठंड है कि नाइट्रोजन जैसी गैसें भी पत्थर की तरह ठोस बन जाती हैं। और सुनिए, प्लूटो को सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में पता कितना समय लगता है? पूरे 248 साल। सोचकर देखिए, अगर किसी का जन्म प्लूटो की खोज के समय हुआ होता तो वो आज भी अपने पहले जन्मदिन का ही इंतजार कर रहा होता। पूरे 76 सालों तक हम सबके लिए ये बर्फीली दुनिया हमारे सौर मंडल का 9वां और सबसे बाहरी ग्रह थी। स्कूल की किताबों से लेकर नासा के मिशनों तक प्लूटो हमारे ब्रह्मांड के परिवार का एक जाना पहचाना पक्का सदस्य था। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? कैसे एक पूरे के पूरे ग्रह को, जिसे हम सब जानते थे, रातों रात उसके पद से हटा दिया गया? आइए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। प्लूटो की कहानी किसी सूखी वैज्ञानिक रिपोर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक उपन्यास की तरह शुरू होती है। और इसके मुख्य किरदार कौन थे? एक नौजवान खगोल शास्त्री और एक 11 साल की छोटी सी लड़की। देखिए, बात है साल 1930 की। 23 साल के एक नौजवान क्लाइड टॉम्बॉ रात के आसमान की तस्वीरों को घंटों तक देखते रहते थे। और फिर एक दिन उन्हें एक धीमी गति से चलती हुई रोशनी दिखी। ये कोई तारा नहीं था, ये एक नया ग्रह था। और उसी साल इसका नाम रखने का सुझाव आया इंग्लैंड की एक 11 साल की बच्ची वेनिशिया बर्नी से। उसने नाम दिया प्लूटो। पाताल के रोमन देवता का नाम इस दूर दराज अंधेरी दुनिया के लिए एकदम सही नाम था। और फिर कई दशकों बाद 2006 में सब कुछ बदल गया। और फिर आया साल 2006। इस साल ने खगोल विज्ञान की दुनिया में जैसे एक तूफान ला दिया। ये वो बहस थी जिसने सिर्फ प्लूटो का दर्जा ही नहीं बदला, बल्कि वैज्ञानिकों को भी 2 टीमों में बांट दिया। और सच कहूं तो ये बहस आज तक जारी है। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम IAU कहते हैं, ने पहली बार ग्रह शब्द की एक आधिकारिक परिभाषा तय की। उन्होंने 3 शर्तें रखी और ये तय हुआ कि किसी भी चीज को ग्रह कहलाने के लिए इन तीनों शर्तों पर खरा उतरना ही होगा। तो ये 3 नियम क्या थे? पहला नियम, उसे सूरज का चक्कर लगाना होगा। प्लूटो ये करता है? बिल्कुल करता है। तो पहला टेस्ट पास। दूसरा नियम, उसके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो खुद को खींचकर लगभग गोल बना ले। प्लूटो इसमें भी पास है। लेकिन तीसरा नियम वो ये था कि उसे अपनी कक्षा का, अपने रास्ते का बॉस होना चाहिए। मतलब उसने अपने आसपास का सारा कचरा साफ कर दिया हो। और यहीं पर प्लूटो मात खा गया। पता है क्यों? क्योंकि प्लूटो अपनी कक्षा को कूपर बेल्ट की हजारों बर्फीली चट्टानों के साथ शेयर करता है। वो अपने रास्ते का अकेला मालिक नहीं है। और सिर्फ इसी एक नियम की वजह से उसे ग्रहों के क्लब से बाहर करके एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, बौना ग्रह। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। आज भी कई बड़े वैज्ञानिक इस परिभाषा को नहीं मानते और प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह ही कहते हैं। प्लूटो के दर्जे पर बहस तो चलती ही रहेगी, लेकिन एक बात तो पक्की थी, हम इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। पर ये सब बदलने वाला था, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट पूरे 9 साल की लंबी यात्रा करके इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। दशकों तक हमारी सबसे अच्छी दूरबीनों से भी प्लूटो बस एक धुंधला सा, एक पिक्सल जैसा दिखता था। फिर आया जुलाई 2015। 9.5 साल और 5 अरब किलोमीटर का लंबा सफर तय करके नासा का न्यू होराइजन्स यान प्लूटो के पास से गुजरा और उसने हमें वो तस्वीरें भेजी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उस दिन पूरी दुनिया की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी और सब हैरान रह गए। प्लूटो की सतह पर नाइट्रोजन की बर्फ से बना एक विशाल चमकता हुआ दिल था। सोचिए, एक बर्फीली ठंडी दुनिया पर एक दिल का निशान। इसे इसके खोजकर्ता के सम्मान में टॉम्बो रेजियो नाम दिया गया। लेकिन वो दिल का निशान तो बस शुरुआत थी। न्यू होराइजन्स ने खुलासा किया कि प्लूटो कोई मरी हुई शांत चट्टान नहीं है, नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सक्रिय और हैरान कर देने वाली दुनिया है। और सबसे पहला सरप्राइज था इसका आकार। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन प्लूटो असल में हमारे अपने चांद से भी छोटा है। जी हाँ, एक पूरी दुनिया जो हमारे उपग्रह से भी छोटी है। पर इस छोटी सी दुनिया में अजूबों की कोई कमी नहीं। इसके 5 चांद हैं, जिसमें से एक केरन तो लगभग इसके आधे आकार का है। यहाँ पानी की बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो पत्थर की तरह सख्त हैं। यहाँ जमी हुई नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स हैं जो इसकी सतह पर धीरे धीरे बहते हैं। और तो और इसका एक पतला सा वायुमंडल भी है जो सूरज के पास आने पर बनता है और दूर जाने पर जम जाता है, मानो जैसे प्लूटो सांस ले रहा हो। और प्लूटो का वो हल्का लाल भूरा रंग, वो कहां से आया? वो आता है थोलिन्स नाम के जटिल कार्बनिक कंपाउंड से। ये तब बनते हैं जब सूरज की रोशनी इसके वायुमंडल की मीथेन और नाइट्रोजन गैसों से टकराती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जीवन के शुरुआती रसायनों में से एक हो सकते हैं। इन सभी खोजों ने प्लूटो को एक पूर्व ग्रह से कहीं ज्यादा एक जटिल और बेहद रहस्यमयी दुनिया बना दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी बर्फीली सतह के कई किलोमीटर नीचे आखिर क्या छिपा हो सकता है? क्या इतनी ठंडी जमी हुई जगह पर उस सारी बर्फ के नीचे तरल पानी का एक छिपा हुआ महासागर हो सकता है? यह ख्याल ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। सिद्धांत ये है कि प्लूटो के चट्टानी कोर में रेडियोधर्मी तत्व हैं। ये तत्व अरबों सालों से धीरे धीरे गर्मी पैदा कर रहे हैं, एक तरह के अंदरूनी हीटर की तरह। और ये गर्मी बर्फ की मोटी परत को नीचे से पिघलाने के लिए काफी हो सकती है।
नतीजा, सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर, एक ऐसा महासागर जो शायद आज भी इसी वक्त वहाँ मौजूद है। प्लूटो की कहानी हमें यही सिखाती है कि विज्ञान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये एक लगातार बदलने वाली कहानी है जो बहस और नई खोजों से आगे बढ़ती है। जो जगह कभी हमारे सौर मंडल का आखिरी किनारा थी, वो आज हमारे लिए एक नई अनसुलझी पहेली बन चुकी है। आखिर में प्लूटो की कहानी एक याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अक्सर उन जगहों पर छिपे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जान चुके हैं, और शायद यही खोज की असली खूबसूरती है।